So, good afternoon all. I welcome you all in the series of polity and it's the lecture number 9 and we are going to start citizenship. है ना? तो citizenship करने से पहले मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछूंगी. Just one second. क्या इन टर्म से आप फेमिलियर है? क्या इन तीनों टर्म से आप फेमिलियर हैं? ये क्या है? चलो हम बात करते हैं कि इनमें फर्क क्या है. बेसिकली देखो, एथनिसिटी तो बिल्कुल ही अलग है. आप अपनी रेस, कास्ट या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर किसी कम्युनिटी से एसोसिएटेड समझे जाते हो, सो दैट बिकम्स योर एथनिसिटी, कि आप इस एथनिसिटी से बिलोंग करते हो. ठीक है, तो बेसिकली एथनिसिटी कहां से रिलेटेड करती है? पर्टिकुलर रेशियल या कल्चरल आइडेंटिफिकेशन देती है आपको. तो हम क्या लिख सकते हैं कि कल्चरल या फिर रेशियल आइडेंटिफिकेशन देती है. ठीक है, अब मैं बात करूं नेशनैलिटी की. तो नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, देखो दोनों ही नागरिक हुए ना, तो दोनों में फिर फर्क क्या है? नेशनैलिटी इज बेसिकली वेयर यू आर बोर्न. पैदा कहां हुए तुम, है ना? और ये क्या है? एक लीगल स्टेटस है किसी भी इंसान के ऊपर कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हो. ये एक लीगल स्टेटस है उस इंसान का. पर ये क्या, नेशनैलिटी क्या है? आप कहां पैदा हुए हो. क्या ये बदली जा सकती है? सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड. इसको बदला जा सकता है? यस, इट कैन बी चेंज्ड. क्या ये एक से ज्यादा देशों के लिए हो सकती है नेशनैलिटी? क्या आप एक से ज्यादा देशों के नेशनल हो सकते हो? नहीं हो सकते, है ना? ओनली वन कंट्री. बेटा ट्राई नोटिंग दैट डाउन, है ना? ये नोट्स में नहीं है आपके. हाँ, सिटीजनशिप बहुत सारी कंट्रीज में दो कंट्री की ली जा सकती है. हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम एज सच बस सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, है ना? तो आप साइमल्टेनियसली इस वर्ल्ड में कई जगह ऐसी है जहां पर एक साथ दो देशों के नागरिक हो सकते हो, है ना? तो आपको बेसिकली फर्क समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में? कि नेशनैलिटी बेसिकली इट इज रिलेटेड टू बर्थ, है ना? और आप बेसिकली इंटरनेशनली जब कहीं पर जाते हो तब नेशनैलिटी मैटर करती है, जो आपके पासपोर्ट पे लग गई कि आप कहां के नेशनल हो, है ना? कहां के मेंबर हो, ये आपके पासपोर्ट पर मेंशन हो चुका है. ओके, तो अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है सब नेशनल जिसको बोलते हैं. व्हाट इज सब नेशनल? यूएस का एग्जाम्पल देकर के आपको बताती हूं. ठीक है, यूएस का एग्जाम्पल देकर के बताती हूं. यूएस में क्या होता है कि स्टेट्स के भी आप सिटीजन होते हो और आप कंट्री के भी सिटीजन होते हो. तो जो स्टेट के नेशनल्स हैं दे आर कॉल्ड सब नेशनल्स. ठीक है, तो ये सब नेशनल का बेसिकली कंसेप्ट था, जैसे कि यूएस में है. तो आपको बेसिकली सब नेशनल के बारे में पता चल गया, नेशनैलिटी के बारे में पता चल गया, सिटीजनशिप के बारे में पता चल गया, एथनिसिटी के बारे में पता चल गया. अब वन मोर थिंग जो कि अभी यहां पर है, दैट इज एक्टिव सिटीजनशिप. ये क्या होती है? एक्टिव सिटीजनशिप क्या होती है? जब देश के नागरिक एक्टिवली कंट्री के मैटर में, पॉलिटिकल मैटर्स में या एनी अदर मैटर में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्टिव सिटीजनशिप, है ना? बस ये नहीं कि मुझे यहां रहना है, दैट्स इट. तो बेसिकली सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? दिस कंसेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस. वहां से स्टार्ट हुआ.
उन्होंने क्या आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि भाई जो हमारे नेशनल्स हैं उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, उसमें कहा गया कि सिटीजनशिप का नाम सिर्फ ये नहीं कि आपके पास सिर्फ फंडामेंटल राइट है, आपकी कुछ ड्यूटीज भी है ना। तो ये सारा सब कुछ था सिटीजनशिप के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप का इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या मतलब है। तो डेफिनेशन यहां पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है, सिटीजनशिप सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, कि क्या जो है वो आपके और आपके देश के बीच में रिलेशन है ना। आप उसके नागरिक हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं जो बाहर वालों के पास नहीं है ना। तो बेसिकली इंडिया में कितने तरह के लोग रहते हैं, अगर मैं सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के रहते हैं, पर सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से होते हैं। पहले तो सिटीजन्स जिनके पास लीगल स्टेटस है इस देश में रहने के लिए, ठीक है, सिटीजन फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट, पूरी में, जैसे आप और मैं हूं, ठीक है। आफ्टर दैट इनको सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल होते, इसीलिए इनको सिटीजन कहा गया। अदर इज एलियन। एलियन दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली और एनिमी। जस्ट गिव मी 2 मिनट। आप ये डेफिनेशंस कब तक रिवाइज करेंगे, बस 1 मिनट। ठीक है, फ्रेंडली एलियन कौन से होते हैं। एलियन पहले क्या होता है, एलियन व्हाट इज एलियन वर्ड, जादू नहीं है ये एलियन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो हमारे देश से बिलोंग नहीं करता, बाहर का है, ठीक है, वो एलियन होगा। ठीक है, एलियन आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, वो किसी और स्टेट के सिटीजन है। फ्रेंडली कौन से हुए, वो देशों के सिटीजन हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, कॉर्डियल है ना, अच्छे हैं। और एनिमी कौन से हैं, जिनके साथ कंट्री कभी ना कभी वॉर पे रही है, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम समवन फ्रॉम पाकिस्तान, एनिमी एलियन, है ना। तो देखो अब ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ ऐसे राइट है कि जो यहां पर आएगा, इस देश में आएगा, उन सबको मिलेंगे, ठीक है। बट एनिमी एलियन के साथ थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जाता है। इसको आर्टिकल 22 के तहत मिलने वाली जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ऑलमोस्ट एलियन की तरह ट्रीट किया जाएगा, बस ये राइट उसको नहीं मिलेगा। ये हम एंड में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे राइट है और प्रिविलेजेस है जो सिर्फ सिटीजन को मिलती है, और कौन से ऐसे राइट एंड प्रिविलेजेस है जो सबको मिलते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि सिटीजनशिप के बारे में कहां लिखा है, क्या लिखा है, हम कहां से पता करें कि कौन इस देश का सिटीजन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने देखा कि आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक किसके बारे में बात कर रहा है, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो दिए गए हैं, पर कहीं भी सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा गया कि देखो 26 जनवरी 1950 को हमें जो है वो फुल फ्लेज स्टेट बनने का वो मिला, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली जो है वो एप्लीकेबल हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है उस कैटेगरी ऑफ सिटीजन से जो 26 जनवरी 1950 को इस देश के नागरिक थे, या तो वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए, या पाकिस्तान से इंडिया आए, या बाय बर्थ यहां के थे। तो ये बेसिकली रिलेट बात करता है सिर्फ यहां तक की। और ये कहता है कि देखो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी मैटर है किसके पास अथॉरिटी होगी, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगी। क्यों, क्योंकि सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट,
यूनियन लिस्ट में लिखा है तो पार्लियामेंट जो चाहे रूल बना सकती है, और इसके आगे की सिटीजनशिप के रूल और डिटेल्ड प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट किया? पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि चलो यहां तक का तो सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इसके बारे में बात करता है। अब आगे क्या? आगे के लिए हमें एक्ट लाने पड़ेंगे, एंड हु इज एम्पावर्ड टू ब्रिंग दैट एक्ट्स? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन लिस्ट में है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ डील करता है, आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। ठीक है, हालांकि संविधान में कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सिटीजन। ठीक है, सिटीजन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये तो बस हमने बनाया कि लीगल राइट जो है उसके पास लीगल स्टेटस है, किसी भी कंट्री का रिलेशनशिप बताता है एंड ऑल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस देश का फर्स्ट सिटीजन कहा गया। ठीक है, अब दो प्रिंसिपल्स है सिटीजनशिप को से रिलेटेड, जस्ट सैंग्विन्स एंड जस्ट सोली। ठीक है, जस्ट सैंग्विन, सैंग्विन इस वर्ड का मतलब ही ब्लड है। देखो, एक टाइप की नागरिकता होती है कि बाय बर्थ आप किसी देश के नागरिक हो, वो दो तरीके से दी जा सकती है, जस्ट सैंग्विन एंड जस्ट सोली। ठीक है, सोली का मतलब क्या है? सॉइल पर, उस जमीन पर पैदा हुआ है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जो भी इस धरती पे पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएगा, ऐसा यूएस में है ना। हमारे में क्या है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो ब्लड लाइन से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी ब्लड लाइन इंडिया की कहीं ना कहीं से रिलेटेड होनी चाहिए, या उसके माँ बाप नागरिक होने चाहिए, तब वो बाय बर्थ यहाँ का नागरिक होगा। ऐसा नहीं कि जमीन पे पैदा हो गया। जस्ट सोली नहीं मानते हम क्या मानते हैं? जस्ट सैंग्विन्स। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, सैंग्विन का मतलब भी ब्लड होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? जस्ट सैंग्विनस। ठीक है, ना कि जस्ट सोली। तो ये दो कंसेप्ट थे जो बाय बर्थ सिटीजनशिप को डिफाइन कर रहे थे हमारे यहां पर। तो अब ये कहता है कि देखो, हमने तो बता दिया आपको कि अच्छा, एक और अलग चीज है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट बनता है ना, वो बाय बर्थ वाले सिटीजन भी बन सकता है, और बाय नेचुरलाइजेशन जिसको सिटीजनशिप मिली हुई है वो भी बन सकता है। बट यूएस में क्या है? यूएस में सिर्फ जो बाय बर्थ सिटीजन है वो प्रेसिडेंट बनेगा। इस फैक्ट को नोट कर लेना। ठीक है, इन इंडिया president can be a citizen by birth or naturalization, but in US he must be a citizen by birth. ठीक है, ये आगे का टॉपिक है, इसको आगे करें। सिंगल सिटीजनशिप में वैसे आपको बता देती हूँ, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि एक ही नागरिकता हो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्टेट के भी सिटीजन हैं और हम इंडिया के भी सिटीजन हैं, यूएस की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह। नहीं ना, हम तो सिर्फ इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमारे यहां पर इसी को नाम दिया गया कि सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, दैट्स इट। तो अब ये कह रहा है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। हम इस चीज में बेसिकली दो बातों की स्टडी करेंगे। पहला तो कि नागरिकता ली कैसे जा सकती है और नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है। ठीक है, तो ली कैसे जा सकती है, पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 तक क्या चल रहा था। उसके बाद बात करेंगे कि जो हमारा एक्ट है वो 5 तरह से बताता है कि आप इस देश के नागरिक बन सकते हो। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है। तो चलो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें। ये तो एक्ट वाला है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बता देती हूँ। तो पहला जो है आपका आर्टिकल 5 है। ये कहता है कि वो इंसान, इसको नोट डाउन करते चलो क्योंकि ये इस नोट्स में नहीं है। द पर्सन शुड बी डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पहली कंडीशन तो ये है। 4 बातें बताते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है। पहला आर्टिकल 5, the person must be domiciled in India and must fulfill any 3 conditions. Any 3 condition मतलब पहला क्या है, कह रहा है डोमिसाइल्ड होना चाहिए, प्लस
ये 3 कंडीशन पूरी करे। पहला तो क्या है, मतलब ये कंडीशन कब पूरी कर रहा हूं, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कब कमेंस हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले आ गए थे ना प्रोविजंस। तो कवर कब तक कर रहा है वो, 1950 तक कर रहा है, क्योंकि कुछ माइग्रेशन भी हुआ ना यहां से वहां तक। तो हम सर्टेन थे नहीं कि हु विल बी द सिटीजन, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई आप 1950 तक अपना सेटल हो लो जहां तक हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट वन, पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी बोर्न इन इंडिया, या तो वो पैदा हुआ हो भारत में। दूसरा क्या है, दोनों में से, मां बाप दोनों में से, पेरेंट्स दोनों में से, ईदर ऑफ द पेरेंट बोर्न इन इंडिया। या फिर मस्ट बी ए रेजिडेंट फॉर 5 years, must be a resident for 5 years immediately before commencement of constitution, commencement of constitution। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई। अभी हम कौन से टाइप की सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। तो पहले ही तो क्या है, आर्टिकल 5 बोलता है उसके बारे में कि डोमिसाइल्ड होना चाहिए प्लस 3 कंडीशन पूरी करना चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी, इंडिया में बॉर्न हो। दूसरा, उसके पेरेंट्स में से कोई सा एक जना इंडिया में बॉर्न हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो इमीडिएटली कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल यहां रिजाइड कर रहा हो। ये हो गई डोमिसाइल, आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 बात करता है द पर्सन हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमने आर्टिकल 5 की बात कर ली कि डोमिसाइल प्लस 3 कंडीशंस, जो कि मैंने बताई आपको। 3 कंडीशंस कौन सी, भाई पर्सन जो है वो बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए 26 जनवरी 1950 या उससे पहले। देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स, मां हो चाहे फादर हो, है ना, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। थर्ड कंडीशन, 5 years immediately before commencement of constitution must be a resident। ठीक है, तो अब बारी आती है आर्टिकल 6 की। ठीक है, आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है, द पर्सन हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से वापस आ गए। ठीक है, तो ये कहता है दो बातें हैं इसमें कि उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, जब तक विभाजन नहीं हुआ उस इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया तो वही हुआ ना, सारा कंबाइंड, कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट बी बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। एंड फुलफिल एनी ऑफ द 2 कंडीशंस। दूसरी बात क्या है, इन 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करे। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided India, और any one condition from them। इन 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन पूरी कर दे, उसको भी क्या मान लिया जाएगा, उस सेकंड कैटेगरी में सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, और कौन से इंसान है ये, जो पाकिस्तान से वापस माइग्रेट किए हैं। ठीक है, सेकेंड इज द फर्स्ट कंडीशन इज इन दोनों में से जो एक पूरी करनी है। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले यहां आए हैं, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गए हैं, तो दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया सिंस दैट डे, सिटीजन ऑफ इंडिया सिंस दैट डे। And if they are migrated after, number 2,
अब ये डेट्स ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर वो माइग्रेट हुए 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उनको 6 महीने यहां रेजिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। 6 मंथ, एप्लीकेशन जिस दिन देना उससे 6 महीने, मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा, ठीक है। कैंप्स लगाए गए थे ना सारे बॉर्डर्स पर कि भी जिसको वहां जाना है वहां रजिस्टर कर लो, यहां आना है यहां रजिस्टर कर लो। सो बेसिकली क्या था, प्रोविजन तो पता हो ना लोगों को। तो आपका जो जो ये 4th था 1949 की बात है ना, नवंबर, तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि 1950 तक क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी और ये सिटीजन बनेंगे, ठीक है। तो 1950 तक सब सेटल हो जाए। चलिए, तो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान हमने आर्टिकल 6 में कर लिया। अब बारी आती है आर्टिकल 7 की। अब ये उन लोगों की बात करेगा हु आर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो हमारे यहां से पाकिस्तान गए थे, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। बट आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। बट लेटर रिटर्न्ड, वापस आ गए फॉर रीसेटलमेंट, and they must be resident in India. You must be resident in India for 6 months, preceding to date of application, ठीक है। तो देखो हो गए ना कि पहला तो क्या था कि डोमिसाइल पैदा यहां हुए हैं, है ना, या फिर हमारे माँ बाप यहां पैदा हुए थे, ठीक है, तो उनके लिए प्रोविजन हो गया। दूसरा प्रोविजन किसके लिए, जो पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। तो 2 डेट डिसाइड कर दी कि भाई इससे पहले वाले आए थे डायरेक्टली सिटीजन बन जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे, और अगर इसके बाद आए हो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो इंडिया में, तो आपको क्या किया जाएगा, 6 महीने होने चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले यहां रहते हुए, ठीक है। अब वो इंसान जो पाकिस्तान चले गए थे बट वापस आ गए, कब चले गए थे, 1 मार्च 47 से पहले चले गए थे, अब वापस आ गए रीसेटलमेंट के लिए, तो उनको 6 महीने यहां रखा जाएगा। 6 महीने जिस दिन एप्लीकेशन से हो जाएंगे, पहले 6 महीने कवर होने चाहिए जिस दिन आप एप्लीकेशन करो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 8। अब कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो इंडिया में नहीं रह रहे थे बट वो इंडिया के थे, है ना, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कुछ लोग थे ना ऐसे जो इंडिया के थे बट इंडिया में रह नहीं रहे थे, तो उनके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए अब कुछ। तो आर्टिकल 8 स्पीक्स अबाउट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन residing outside India, तो इनके लिए 3 शर्तें रखी गई। पहला तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, कि किसको मानोगे आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसको नागरिकता दोगे, भाई उसके बाप या दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होने चाहिए। नेक्स्ट इज should be registered as a citizen by diplomatic representative, कि उस कंट्री में जो हमारा डिप्लोमेटिक ये होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपको रजिस्टर कर दे एज ए सिटीजन। अब ये इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से बिफोर हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, लिख लो इसको, बल्कि वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस पे डेट वेट का कोई चक्कर नहीं है।
ये हो गए आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, याद होने चाहिए। आर्टिकल 9 भी लिख ही लो यहां पर कॉलम में, क्योंकि 9, 10, 11 ही तो बच गए। आर्टिकल 9, 9, आर्टिकल 9, it deals with the person, it deals with the persons who voluntarily acquire, who voluntarily acquires citizenship, citizenship of other country, citizenship of other country। तो क्या होगा ऐसे इंसान के साथ जिसे दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लिए, इंडिया की खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिंगल वो है ना सिटीजनशिप। he or she shall not be a citizen of India। ठीक है, वो नहीं रहेगा भारत का नागरिक। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 स्पीक्स अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की जब तक पार्लियामेंट चाहेगी तब तक आप सिटीजन कंटिन्यू रहोगे, तब तक आप सिटीजन रह सकते हो। सो बेसिकली किसका से है, पार्लियामेंट का से है ना। सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 10, any person who is considered as a citizen, who is considered as a citizen under any of the provision of part 2, any of the provision of part 2 shall continue to be a citizen of India, shall continue to be a citizen of India subject to provisions made by Parliament, subject to provisions made by Parliament। Article 11, Parliament is empowered, Parliament is empowered to make laws, to make laws regarding acquisition and termination of citizenship, and termination of citizenship। ठीक है, तो आर्टिकल 11 ने किसको पावर दी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की, चाहे वो एक्विजिशन से रिलेटेड हो चाहे वो टर्मिनेशन से रिलेटेड हो। पार्लियामेंट को दी, तो फिर पार्लियामेंट को तो अपनी पावर एक्सरसाइज करनी थी, तो पार्लियामेंट क्या लेकर के आई, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो इसके थ्रू पार्लियामेंट ने कहा कि हम तो 5 तरीके बताएंगे आपको जिससे आप इस देश के नागरिक बन सकते हो, है ना। चलो 1950 से पहले जो भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पर आगे आप इस देश के नागरिक कैसे बनेंगे, हमने 5 तरीके बना दिए। कौन से 5 तरीके बताए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 तरीके, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, हाँ, बाय बर्थ। तो ये कह रहा है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में इस देश में पैदा हो, क्योंकि इससे पहले का तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने डील कर लिया, अब हमने 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हो, तो आप
चाहे आपके माँ बाप की नागरिकता कोई भी हो, यू विल बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर यहां पैदा हुए हो तो, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। फिर थोड़ा सा, अगर आप जुलाई 1987 के बाद बॉर्न हुए हो इस देश में, तो आपके किसी भी एक पेरेंट को यहां का सिटीजन होना पड़ेगा, तब आप इस देश के नागरिक बन सकते हो। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आ गया 3 दिसंबर 2004। ये डेट्स जो है ना, ये रिस्पेक्टिव एक्ट आए हैं सिटीजनशिप को लेकर के, उनमें अमेंडमेंट हुई है, तब ये प्रोविजंस ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप बात करते दिसंबर 2004 की, ओनली इफ बोथ और वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि या तो दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, या फिर एक इंडियन सिटीजन और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द सिटीजन, या तो एक सिटीजन और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करिए। तो बाय बर्थ को समझ लिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट तो क्या, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जुलाई 1987 तक, कि भाई आपके पेरेंट्स कहीं के भी हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। फिर 1 जुलाई 1987 के बाद अगर आप बॉर्न होते हो, तो ईदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी अ सिटीजन। अगर आप बॉर्न होते हो 2004 ऑनवर्ड्स, तो या तो दोनों ही माँ बाप आपके इंडियन सिटीजन हो, या फिर एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो ये कहता है कि क्या फिर वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए तो वो सिटीजन हो गए? नहीं, ठीक है। या फिर एनिमी एलियन यहाँ आए, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो यहाँ पर डिटेंशन में है, उसका बच्चा पैदा हो, नागरिक थोड़ी बन जाएगा हमारे यहाँ का, है ना। तो एनिमी एलियन या फिर फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, उनके लिए अलग प्रोविजन है। एनिमी एलियन के लिए तो नहीं, बट उनके लिए अलग, ठीक है। तो अगली बात करते हैं। अब देखो, ये तो है जिनको भी जिनका जन्म हो गया यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बेसिकली पहली या दूसरी तीसरी पीढ़ी रिलेटेड होगी हमारे यहां से, तो वो कैसे, बाय डिसेंट कैसे करेंगे इसको? तो देखो, जस्ट सेंगविन बोला गया, मैंने वो आपको एक टर्म बताई थी, JUS सेंगविन्स करके, ये जस्ट सोली होता है। डिसेंट का मतलब जस्ट सोली, कि इस मिट्टी से रिलेटेड हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जस्ट सोली ये क्या है कि अब वो कौन से लोग होंगे जो जस्ट सॉइल से रिलेटेड होंगे? वो बाहर जा चुके हैं या तो रहते नहीं है। डिसेंट का मतलब यह है कि हमारे तो दादा परदादा यहां रहते थे, तो इसलिए मुझे भी सिटीजनशिप चाहिए। तो वो कौन से लोग हैं? जो इंडिया से बाहर रहते हैं, बाय डिसेंट का मतलब है। तो पहला क्या है कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप इस डेट 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में बात पैदा हुए, तो आपके फादर अगर यहाँ के सिटीजन रहे हैं और आप बाहर रह रहे हो, तो आप यहां पर सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड्स कोई सा भी पेरेंट हो सकता है यहाँ का सिटीजन। तो वैसे तो जो लड़कियां गई उनके बच्चे तो ले ही नहीं सकते सिटीजनशिप, है ना, वो बाहर चले गए, उनके अब ये 1992 में चेंज आया कि आप जो है, कोई सा भी आपका पेरेंट जो है वो यहाँ का सिटीजन हो आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है। अब 2004 से बात कर रहे हैं कि 2004 के बाद फिर क्या चेंज आया आफ्टर 2004। ये 1992 तो हमने कवर कर लिया ना। आफ्टर 2004, 3 दिसंबर 2004, इसको थोड़ा सा नोट कर लो आप, ये शायद इन नोट्स में नहीं है। बॉर्न आउटसाइड इंडिया, born outside India, unless his birth registered at Indian consulate, his birth registered at Indian consulate within 1 year, ठीक है, कि आप जो है सिटीजनशिप नहीं ले सकोगे अगर आपका बर्थ वहां रजिस्टर नहीं हुआ तो। अनलेस का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अगर आपका बर्थ विद इन 1 ईयर वहां पे रजिस्टर नहीं हुआ जहां बॉर्न हुए, तो फिर आप ये बाय डिसेंट सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। और अगर 1 ईयर बढ़ जाए तो, अगर 1 ईयर से ज्यादा हो जाए तो पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उनके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर
parents have to submit an undertaking. Parents have to submit an undertaking that they don't hold passport of other country. हाँ ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है नोट्स में शायद, है ना. आफ्टर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि दे हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग. ठीक है. एक साल होने के बाद अगर आप जाते हो फिर और सिटीजनशिप मांग करते हो तो फिर ये कहेंगे भाई अंडरटेकिंग दो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अब. ठीक है. 1 ईयर तक है तो आप जाकर के वहां बच्चे का बर्थ रजिस्टर कराओ एंड ही विल बी अ सिटीजन. ठीक है. अब बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन से कैसे बन सकते हो आप इंडिया के सिटीजन. तो पहला ये कहता है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको. ओ सॉरी, ये नेचुरलाइजेशन के लिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन, ठीक है, जो कि इलीगल माइग्रेंट नहीं है, उसको बाय रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप दे सकती है बशर्ते कि वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. नंबर 1, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन and is residing for 7 years and residing in India for 7 years. ठीक है. पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है और 7 साल से यहां रह रहा है. पहली शर्त तो ये. दूसरी शर्त क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन whose parents are born outside undivided in India, are born outside undivided India or any other country. ठीक है. The third condition is married to an Indian citizen, married to an Indian citizen and residing in India for 7 years. नेक्स्ट कैटेगरी इज माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियंस, जो बाहर रह रहे बट उनके माइनर बच्चे, वो तो होंगे ना सिटीजन. या फिर दोनों सिटीजन, एक बाहर का है, दोनों की शादी हो गई, एक यहां इंडिया का है, तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएंगे ना. उनको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता दी जा सकती. नेक्स्ट वन इज a person with full age and capacity, a person with full age and capacity whose parents are Indian, whose parents are Indian. Next condition, a person with full age and capacity who or either of his parents earlier citizen of India, were earlier citizen of India and has been residing for 1 year. Next, a person of full age and capacity, a person
with full age and capacity and registered as overseas citizen of India, overseas citizen of India, for 5 years, for 5 years, and residing in India, and residing in India for 1 year. ठीक है, तो इन कैटेगरी के लोगों को बाय रजिस्ट्रेशन देश का नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, बट इनको क्या करना पड़ेगा, ओथ ऑफ एलिजेंस देनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजेंस, कि मैं इस देश की सरकार में विश्वास रखूंगा, है ना, ओथ ऑफ एलिजेंस बिफोर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनको। ठीक है, सो द नेक्स्ट कैटेगरी बिकम्स बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, सरकार एक सर्टिफिकेट दे सकती है नेचुरलाइजेशन का। ठीक है, पर वो इंसान कैसा होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उसको सरकार क्या दे सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकती है, किस चीज का, नेचुरलाइजेशन का। ठीक है, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बेसिकली दैट पर्सन हैज टू फुलफिल सर्टेन क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी पड़ेंगी उसको। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस है, द फर्स्ट वन इज वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां पर इंडिया का सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ना ले सकता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री है जहां पर हम जाकर के नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो उनके नागरिक भी हमारे यहां नहीं ले सकते। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं, नॉट सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ, नॉट द सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री where Indians are prevented from taking citizenship by naturalization, ठीक है, तो ऐसी किसी कंट्री का वो सिटीजन ना हो जहां पर इंडियंस जाकर के नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ठीक है, सेकंड कंडीशन, he must be a citizen of any country, he must be of citizen of any country, but renounced his citizenship for Indian citizenship। ठीक है, कि किसी भी देश का नागरिक हो, उसने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी हो, क्या करने के लिए, इस देश की नागरिकता लेने के लिए, है ना, इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, तो ऐसे सिटीजन होना चाहिए। देन थर्ड कंडीशन, resided or have been in service of government of India, resided or have been in service of government of India, or partly one partly other, for throughout 1 year, for throughout 1 year। अब इस बात का मतलब क्या है कि या तो वो यहां पर रह रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा हो।
या तो दोनों चीजें साथ साथ कर रहा हो कि सर्विस कर रहा है साथ साथ रह रहा है, 1 साल हो गया उसको, या कुछ टाइम रह रहा था कुछ टाइम सर्विस कर रहा था, ऐसे केस में भी उसको क्या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दी जा सकती है। जैसे कोई डिप्लोमेट आए, वो यहां पर रह रहा था, सर्विस कर रहा था, या कुछ टाइम रह रहा था कुछ टाइम सर्विस कर रहा था, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो एक ये कंडीशन होगी कि या तो पूरी कंडीशन ऐसे ही कर रहा हो कि रेजिडेंट भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस भी कर रहा है, या फिर पार्टली वन एंड पार्टली अदर। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट कंडीशन इज, ये जो 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर बताया ना मैंने, इन 12 मंथ से पहले 14 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो। ठीक है, immediately before these 12 months he must be either resident or in service of government of India or partly both ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज ही मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर। किसी का कैरेक्टर अच्छा लग जाए तो हम उसको नेचुरलाइजेशन से यहाँ का सिटीजन बना सकते हैं। किसी को अदनान सामी याद है? अदनान सामी को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिली थी। ठीक है, तो उनको बेसिकली कैटेगरी कौन सी थी? आर्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो कोई, साइंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, या किसी भी फील्ड में बहुत डिस्टिंग्विश हो, तो हम उसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ग्रांट कर सकते हैं। तो गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट कंडीशन, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ a eighth schedule language, मैंने बताया था 8 शेड्यूल में क्या है, 22 भाषाएं हैं, उन 22 में से कोई सी एक भाषा आती, नहीं तो आके क्या करेगा है ना। नेक्स्ट, इंटेंट टू रिजाइड, INTENDS, intends to reside in India or entering or continuing the service of government of India or entering or continuing the service under government of India or international organization which India is a member, ठीक है, तो जिसकी इंटेंशन है यहां रहने की, सर्विस करने की, या किसी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसमें इंडिया पार्ट कर रहा है, तो हम ऐसे भी इंसान को सिटीजनशिप दे सकते हैं। द थर्ड वन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल दीज कंडीशंस, WAIVE, वेव ऑल दीज कंडीशंस in case a person rendered rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace,
ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर इन सब फील्ड में उसने कुछ बहुत डिस्टिंग्विश सर्विस दी है सरकार को, तो सरकार चाहे तो ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है ना, कि इनमें से कोई भी लागू नहीं होगी, भाई आपने इतनी अच्छी सर्विस दी है इन कैटेगरी में से किसी में, और हम आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। कतर बेसिकली देता था ऐसे सिटीजनशिप ना, पर उनके लिए क्या कंडीशन होती थी कि आप जो है वो इस्लाम प्रोफेस करते हो। इंडिया में ऐसा नहीं कि आपका रिलीजन क्या होगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, ये कंडीशंस फुलफिल करे, या फिर सरकार को लगे कि साइंस आर्ट और इन सारी चीजों में कुछ बहुत बेहतरीन कर दिखाया है, ठीक है। अदनान सामी को वो आर्ट की कैटेगरी में ही रखा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर फिफ्थ जो कैटेगरी रह जाती है वो है आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हम किसी टेरिटरी को ही एक्वायर कर लें, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोगों को हमारा नागरिक बनना है, दे माइट बी डेस्परेट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वो हमें पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ के नागरिक, जैसे ही हम ऑक्यूपाई करेंगे वहां के नागरिक ऑटोमेटिकली क्या बन गए, हमारे नागरिक बन गए, ठीक है। तो उनको एक्वायर होना पड़ेगा तो ये टेरिटरी इस तरह से एक्वायर करने वाले भी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं। देखो जो नेचुरलाइजेशन से बन रहे हैं ना, उनको भी ओथ ऑफ एलिजेंस देना पड़ेगा, ये लिख लेना। ओथ ऑफ एलिजेंस किस किस को देना पड़ेगा, जो नेचुरलाइजेशन से बन रहे हैं और रजिस्ट्रेशन से बन रहे हैं, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे फर्कों पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों पे आपको लिखना है ऑथ ऑफ एलिजेंस, जो आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनको देना पड़ेगा। नेचुरलाइजेशन वाले को कॉन्स्टिट्यूशन से लाइसेंस रखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो एक तो थी बात ये। दूसरी बात ये होगी कि अब एक्वायर करने के हमने दोनों तरीके देख लिए। एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो 26 जनवरी 1950 तक मान्य था। अब बात आई थी कि उसके बाद क्या होगा, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने बताया क्या बात होगी। एक छोटा सा चेंज और आया, असम अकॉर्ड का नाम सुना है, जो पिछले कुछ सालों में काफी न्यूज में था। असम में कुछ बांग्लादेश से कुछ लोग आए थे, तो उनको सिटीजनशिप देने का बेसिकली वो था की प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि असम अकॉर्ड 1985 के अकॉर्डिंग, लिख लो इसको कहीं पे, असम अकॉर्ड अकॉर्ड 1985, समझौता होता है अकॉर्ड का मतलब, ठीक है। 1985 के अकॉर्डिंग जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में आए थे, 1 जनवरी 1966 से बांग्लादेश से असम में आए थे, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू असम। पर ऐसे लोग जो 1 जनवरी 1966 या फिर 25 मार्च 1971 के बीच में आए थे, 1 जनवरी 1966 या फिर 25 मार्च 1971 के बीच में आए थे, दे विल बी प्रोवाइडेड एज रजिस्टर्ड सिटीजनशिप for 10 years, for 10 years and same rights as the citizens, and और उस 10 साल के पीरियड में उनको सेम राइट्स मिलेंगे जो सभी सिटीजन को मिलते हैं एक्सेप्ट वन, और वो कौन सा है, राइट टू वोट, ठीक है। दे विल गेट ऑल द राइट सिमिलर टू द सिटीजन्स एक्सेप्ट वन, राइट टू वोट। ठीक है, अब ये हमने देख लिया किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी। अब बात करते हैं किस किस की कैसे छोड़ी जा सकती है। छोड़ी जा सकती है बेसिकली 3 तरीके से। द फर्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक है,
रिनंसिएशन, मैं अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दूं, ठीक है। एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, एनी पर्सन विद फुल एज एंड कैपेसिटी makes a declaration ठीक है। सो उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस समझी जाएगी। पर ये जब कंट्री में वॉर हो तब कोई ऐसी डिक्लेरेशन करता है तो इस पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल होगा कि उसको देनी है या नहीं देनी है ना। पता चला कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वॉर हुआ और उसने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी और पाकिस्तान भाग गया, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो है डिसीजन विद होल्ड किसके साथ रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेगा, ठीक है। तो अब हो सकता है उसके बच्चे हों जिस आदमी ने सिटीजनशिप छोड़ी है, तो क्या होगा, माइनर बच्चे, बड़े की तो चलो कैपेसिटी है भाई, वो चाहे तो रह सकता है, ना चाहे तो ना रहे, उस टाइम पे तो उनकी भी रिनाउंस हो जाएगी। पर आफ्टर 18 वो चाहे तो सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। माइनर चिल्ड्रन देयर सिटीजनशिप विल बी renounced automatically, but after attaining the age of maturity they can resume the Indian citizenship। ये तो रिनंसिएशन का मतलब क्या है, मैं खुद छोड़ता हूं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेशन का मतलब कोई चीज कंटिन्यू चल रही थी अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ना किसी ने छोड़ी ना किसी ने छुड़वाई, बस चल रही थी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सेकेंड इज टर्मिनेशन, ठीक है। अगर कोई भी इंसान वॉलेंट्री एक्वायर कर लेता है किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इफ अ पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक, अपनी इच्छा से, फुल मेंटल कैपेसिटी में, सब पता है, और तब भी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो ये वाली टर्मिनेट हो जाएगी, बट नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वॉर, but not applicable during the war। The third one is deprivation, ठीक है। डेप्रीवेशन का क्या मतलब है, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, आपसे छीन ली जाएगी, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी छीन सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपल्सरली छीननी पड़ेगी अगर ये केसेस हैं तो, ठीक है। लिखो कंपल्सरी है ये, ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, नहीं चाहे तो कुछ नहीं, अगर ये वाले केसेस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिप्राइव करना पड़ेगा उसको सिटीजनशिप से, ठीक है। तो कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपल्सरी termination by central government if number 1 citizenship is obtained by fraud, citizenship is obtained by fraud, धोखे से ले रखी है नागरिकता तो डिप्राइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हैव शोन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आपने डिसलॉयलिटी शो की है या आपने माना नहीं है संविधान में, नागरिकता छीन सकती है बहुत बड़ी चीज है ये। शोन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और होना भी चाहिए, मतलब दिस इज द लॉ ऑफ लैंड, आप यहां रह के यहाँ के ही लॉ को नहीं मानोगे तो फिर कहीं और रह लो जहां के लॉ आपको अच्छे लगते हो। देन थर्ड वन इज अनलॉफुली traded or communicated with enemy during war। किसी ने फेसबुक वगैरह पे पाकिस्तान से कोई दोस्ती वोस्ती कर रखी हो तो किसी छोड़ देना अभी पता चला किसी दिन लड़ाई हो गई और सिटीजनशिप जाती रही कि जाओ पाकिस्तानी चले जाओ फिर इतना ही अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट,
within 5 years of registration or naturalization, within 5 years of, हाँ मुझे पता है कौन सा एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम्हें within 5 years of registration or naturalization, imprisoned in any country for 2 years, कि 5 साल ही मिले हुए थे नागरिकता मिले रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से, कहीं और जाकर के अरेस्ट हो गए, तो ऐसे में नागरिकता ले लेंगे हम आपसे। लास्ट, ordinarily residing out of India for 7 years continuously, 7 years continuously, ठीक है, आप इंडिया से बाहर रह रहे 7 साल कंटिन्यूसली, आए ही नहीं है, एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी आता ही वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो एक दिन भी नहीं आया, तो ऐसे में आपकी सिटीजनशिप ले लीजिए। 7 साल में तो वैसे ना वाइफ को भी राइट होता है, मतलब स्पाउस को राइट होता है कि अगर 7 साल से उसका फोन नहीं आया, आपको पता नहीं कि वो मर रहा है जिंदा है, तो डिवोर्स लिया जा सकता है, उसको मरा हुआ कंसिडर कर लेते हैं ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर 7 years, सो कंटिन्यूसली अगर वो इंडिया से बाहर रह रहा है तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती, ठीक है। तो आपने टर्मिनेशन देख, मतलब आपने देख लिया कि किन किन तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है और किन किन तरीकों से छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये था आज तक का। कल हम करेंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आपके एनआरआईज, ये सब क्या होते हैं, क्या फर्क होता है, किसको क्या राइट मिलता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, और थोड़े से फंडामेंटल राइट जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी किसको क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।